बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे कि पटना के बापू सभागार में आयोजित जनसुराज महिला संवाद में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना को लेकर के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर के बिहार के नेताओं पर भी तंज कसा। उन्होंने पूछा है कि जातिगत जनगणना से क्या बिहार में गरीबी दूर हो गई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस शासित राज्य में जातिगत जनगणना कराना चाहिए। साथ ही प्रशांत किशोर ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लेकर के कहा है कि जब विकास की बात करते हैं तेजस्वी यादव तो यह हास्यास्पद लगता है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव 6 महीने पहले तक तो नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार ने पहले ही कर्मचारियों का हक मार लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 40% महिलाएं प्रत्याशी होंगी। बिहार में महिला की स्थिति बहुत खराब है। अब बिहार को लालू यादव, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज नहीं बल्कि जनता का राज चाहिए, यह कहना है प्रशांत किशोर का। दोस्तों बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार स्वास्थ्य विभाग में 13,000 और पदों पर भर्ती होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां कर ली गई है या इसका जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग के खाली पड़े 45,000 से ज्यादा पदों पर राज्य सरकार स्वास्थ्य मिशन के तहत 13,000 पदों पर भर्तियां करेगी। यह इसकी तैयारी चल रही है। यह अगले महीने तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और फिर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार के सभी जिलों में आयुष डॉक्टर, मेडिकल अफसर, स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, लॉजिस्टिक मैनेजर, ब्लॉक अकाउंटेंट, ऑप्थेल्मिक सहायक और फिर प्रखंड सामुदायिक उप पर्यटक के पदों पर भर्ती की जाएगी। दरअसल राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मुख्यालय स्तर से लेकर के क्षेत्रीय स्वास्थ्य उप केंद्र तक खाली पड़े सभी पदों को भरा जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। हाल ही में एक रेटिंग जारी हुई है और इस सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यह सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता है, लेकिन दक्षिण में उनके चाहने वालों की कमी है। सर्वे के अनुसार अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 70% तक बनी हुई है, जो कि मई में मिली रेटिंग के बराबर है। यह सर्वे के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनके प्रदर्शन को सबसे अच्छा अंक दिया है। यह सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रियता नहीं खोई है। खास करके उत्तर क्षेत्र के टियर 1 शहरों में उनकी लोकप्रियता काफी अधिक बनी हुई है। हालांकि मोदी 3.0 सरकार के कामकाज संभालते हुए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, जब फिर भी सर्वे में शिक्षा, सफाई और फिर स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में सरकार को काफी ऊंचाई रेटिंग मिली है। हालांकि दक्षिण क्षेत्र में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर पीएम मोदी को जो भी अपेक्षाकृत है उससे कम रेटिंग मिली है। दोस्तों बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बाहुबली नेता पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जी आपको बता दें कि अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर अनंत सिंह की ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक चली। इस दौरान कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। हालांकि जब अनंत सिंह बाहर निकले तो फिर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दो टूक अंदाज में कहा कि साल 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही अनंत सिंह ने खुद के चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया और फिर कहा कि वे भी 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और फिर अनंत सिंह ने कहा कि वे कुछ काम के से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, जो पूरा हो गया। दोस्तों केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जातिगत जनगणना को लेकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के लिए जातिगत जनगणना केवल एक नारा है, जबकि देश की जनता उनकी असली मंशा को समझ चुकी है। ललन सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का द्वारा सफलतापूर्वक कराई गई जातिगत जनगणना की राहुल गांधी ने कभी प्रशंसा नहीं की है। इसके साथ ही ललन सिंह ने यूपीएस का समर्थन किया है और सुझाव दिया है कि इसे सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू की है, जिसे एनडीए
एनडीए शासित राज्यों में सुधार के साथ लागू किया गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकारों वाले राज्यों में राज्यकर्मी को इसका लाभ नहीं मिला है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों से आग्रह किया है कि वे इस योजना पर विचार करें ताकि राज्यकर्मियों को भी इसका फायदा मिल सके। ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और जनगणना की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, जबकि बिहार में जब जनगणना पूरी हो गई थी तो फिर उन्होंने कभी भी उनकी प्रशंसा नहीं की है। उनके अनुसार राहुल गांधी बस जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसे नारों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बिहार में पूर्वी चंपारण से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर पेट दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर ने जब एक्सरे करवाया तो फिर प्लेट को देख करके हैरान रह गए। फिर परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी कि मरीज के पेट में लोहे का सामान दिख रहा है। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी, जब परिजन तैयार हुए तब डॉक्टरों की टीम ने युवक के पेट का ऑपरेशन किया तो फिर उसमें से जो निकला उसे देख करके डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। युवक के पेट से चाकू चाबी का गुच्छा और फिर नेल कटर निकाला गया। जब पेट के अंदर से लोहे का सामान मिलने से परिजन भी दंग रह गए। वहीं पर अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के परिजन जब ये बात जाना तो फिर ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर ये कैसे हुआ। युवक की मां ने बताया है कि वे मोतिहारी के चंदमारी इलाके में रहती है, जब उनका बेटा यश मानसिक रूप से बीमार है, जब उसे लोहे खाने की आदत थी, लेकिन इसकी जानकारी माँ को भी नहीं थी। जब उसके घर में गोदरेज का जो अलमारी है उसका चाबी अचानक से गायब हो गया था। जब नाखून काटने वाला नेल कटर भी नहीं मिल रहा था। जब माँ ने चाबी और फिर नेल कटर काफी ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चला। फिर एक दिन बेटे के पेट में लगातार दर्द हुआ। जब पहले तो लगा कि गैस के कारण पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब गैस की दवा और फिर पेट दर्द की दवा लेने के बाद भी दर्द कम महसूस नहीं हुई, तब मां उसे लेकर के मोतिहारी के डॉक्टर अमित कुमार के पास पहुंची, जहां पर डॉक्टर ने जब पेट का एक्सरे कराया तो फिर प्लेट में जो कुछ दिखा उसे देख करके डॉक्टर अमित भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पेट का ऑपरेशन कराने की सलाह दी, जिसके बाद परिजन पेट के ऑपरेशन के लिए तैयार हुए। जब डॉक्टरों की टीम ने पेट का ऑपरेशन किया तो फिर पेट में फंसी चाबी का गुच्छा, चाकू, नेल कटर को बाहर निकाला गया। यह ऑपरेशन के बाद युवक के पेट का दर्द कम हुआ। अब उसकी हालात पहले से काफी बेहतर है। जब पेट से निकले सामान को देख करके यही कहा जा रहा है कि युवक मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, बीमार है, या उसने ये सामान खा लिया था जिसके बाद से ही उसके पेट में दर्द हुआ था। दोस्तों, बिहार के खान सर को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार मिलेगा। जी हाँ, खान सर को आप जानते ही होंगे, जो कि वर्ल्ड फेमस है टीचिंग मामले में। आपको बता दें कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार समिति ने साल 2024 के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार की घोषणा कर दी है। यह शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए बिहार के खान सर को पुरस्कार दिया जाएगा। यह समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश राजपूत ने पुरस्कार की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि बिहार के सारण जनपद के सुहाई जगन गाँव निवासी अंकित पांडे के प्रस्ताव पर खान सर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। बीते कई सालों से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को फ्री में यूपीएससी, पुलिस, रेलवे, एसएससी, नीट आदि की तैयारी करा रहे हैं। सचिन नरेंद्र सिंह लोधी ने बताया है कि 13 सितंबर को स्वामी ब्रह्मानंद के निर्वाण दिवस पर ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज के अखंड मंदिर में पुरस्कृत समारोह का आयोजन होगा। इससे पहले शिक्षाविद डॉक्टर अरुण प्रकाश, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार और फिर संत हरवंश सिंह निर्मल और रंजीत यादव को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आए दिन सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से स्कूल भवन, मिड डे मील, शिक्षकों की गैर हाजिरी आदि जैसे मसले पर खबर देखने को मिल ही जाती है। वहीं पर अब बिहार की मशहूर यूनिवर्सिटी के कारनामे से शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है। बिहार के मशहूर विश्वविद्यालय में से एक यूनिवर्सिटी का अंक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख करके लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वह मार्कशीट देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे कि कुल 500 अंकों के एग्जाम में छात्र को 955 अंक कैसे दे दिया गया। छात्र का रिजल्ट बनाने से पहले क्या सही में से चेक नहीं किया गया था? अब सोशल मीडिया पर रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कारनामा जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में हुआ है, जहां बिहार शिक्षक संघ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से मार्कशीट को शेयर किया है। शिक्षक संघ की तरफ से तंज भरे लहजे में लिखा गया है कि छपरा यूनिवर्सिटी का हाथ कुल 500 में से 995 अंक दिए गए। गौरतलब है कि ये जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा बीकॉम पार्ट 2 की एग्जाम रिजल्ट जारी किया गया है। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव छठ पूजा के बाद बिहार में संकल्प यात्रा पर निकलेंगे। जब पटना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मेरी विचारधारा राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है। जाप के सारे जन अधिकार पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का समायोजन सदाकत आश्रम में होगा, तब जाप का पूरा विलय कांग्रेस में हो जाएगा, ये कहना है पप्पू यादव का। साथ ही साथ पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को मजबूत करना है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। प्रशांत किशोर के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनका अधिकार है। 70% टिकट मुस्लिम को
दें या फिर किसी और को, राज्य को नई दिशा चाहिए और फिर बिहार कांग्रेस की ओर देख रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि SC/ST के आरक्षण में छेड़छाड़ किया जा रहा है, नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही है। जब पटना में प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया गया, क्या दलित, माइनॉरिटी और EBC गाली सुनने के लिए पैदा हुए हैं? बिहार बचाने को लेकर के संकल्प यात्रा करेंगे, ये कहना है पप्पू यादव का। बिहार में AI की मदद से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चा पैदा होगा। जी हाँ, जिसके पास बच्चे नहीं है यानी कि जो निसंतान है, उस दंपत्ति को एक आस इससे जगी है, क्योंकि बांझपन की वजह से बच्चे नहीं होते हैं और बच्चे नहीं होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और बच्चे की तलाश करते हैं। लेकिन अब उनकी ये तलाश खत्म हो जाएगी, क्योंकि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चे पैदा होंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि आज तक आप लोगों ने मियाँ बीवी के मिलन से बच्चे पैदा होने के बारे में सुना होगा, लेकिन AI के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन अब औरत मर्द के मिलन से नहीं बल्कि AI की मदद से ही बच्चा पैदा होगा। आपको बता दूं कि बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद से निसंतान दंपत्ति बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस बात की जानकारी पटना में इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव आर्टिकुलेट 2024 में IGIMS में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर कल्पना सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि AI ये बताता है कि कौन सा ओवरी या फिर स्पर्म नॉर्मल है, यानी कि जिससे बच्चा पैदा करने की क्षमता ज्यादा है। इसकी मदद से हेल्दी स्पर्म का सिलेक्शन होगा। इस स्पर्म से अगर ओवरी का फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो फिर उससे महिलाओं के कंसीव करने के चांस बढ़ते हैं और फिर भ्रूण की क्वालिटी भी अच्छी होगी। इससे सेल डिवीजन की भी मॉनिटरिंग हो सकेगी कि सेल किस तरह से डिवाइडेड कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सही स्पर्म के चुनाव का मौका मिलता है, इससे प्रेगनेंसी रेट भी बढ़ती है। बिहार में ये टेक्नोलॉजी आने में अभी थोड़ा सा समय है, क्योंकि अभी डाटा पर काम किया जा रहा है। जब वहीं पर इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर श्वेता मित्तल गुप्ता ने बताया है कि भारत में बांझपन की घटनाएं बढ़ रही है। ये हमारे समाज के लिए एक चिंताजनक विषय है। जब बिहार में पुरुषों में बांझपन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले 5 सालों में ये 15% से बढ़कर के 25% हो गई है। अगर ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति पिता बनते हैं तो फिर उनके बच्चे में भी कैंसर, ऑटिज्म, बाइपोलर इश्यू देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार की सुबह गया पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णुपद मंदिर में विष्णु चरण के ऊपर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर के हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं की चित्कार नहीं सुनाई देती। जब सरकार अपने स्तर से हर काम की समीक्षा कर रही है। दर्शन करने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर के राहुल गांधी और साथ ही साथ CM अरविंद केजरीवाल तक पर हमला बोला। डिप्टी CM विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसे लोगों का भारत की धरती पर जन्म लेना धिक्कार है। जब बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि सरकार के चमचे चरावा भेंट करके ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे हैं, ये कहना था तेजस्वी यादव का। अब इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव इस बात का प्रमाण दें, बगैर प्रमाण आरोप लगाना संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है। विजय सिन्हा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कभी पटना तो कभी सिंगापुर कभी कहीं और से ट्वीट कर रहे हैं। ये भूमिका संवैधानिक नहीं है। वे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें सजग होकर के अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन वे ऐसा करने से दूर भाग रहे हैं, बेबुनियाद बातों को ट्वीट करने में लगे हुए रहते हैं। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में CM नीतीश कुमार के कार्यक्रम की न्यूज कवरेज को लेकर के पत्रकार के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिलीप सरकार ने पत्रकारों को CM नीतीश कुमार के कार्यक्रम की कवरेज से रोका है। पत्रकारों ने इसका विरोध किया तो फिर वे उलझ गए। जब सरकारी रौब दिखाते हुए बदसलूकी शुरू कर दी। जब घटनाक्रम का वीडियो बनाने से तिल मिलाए DPRO ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की, धक्का देकर के जमीन पर गिरा दिया। इससे पत्रकार की तबीयत बिगड़ गई। राहगीरों की मदद से इलाज के लिए GMCH पूर्णिया में एडमिट कराया गया है, जहां पर इसका इलाज जारी है। जब पत्रकार का इलाज पूर्णिया GMCH में चल रहा है। जानकारी देते हुए इलाजरत पत्रकार ने बताया है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना था। बाकी पत्रकारों की तरह उन्होंने मीडिया पास के लिए DPRO दिलीप सरकार से संपर्क किया। DPRO वहां पर मौजूद डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के अभद्र टिप्पणी करते हुए पत्रकार के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। रौब दिखाते हुए जेल भेजने तक की धमकी दे डाली। जब वे समूचे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे, इसका वीडियो भी सामने आया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अगर कोई भी डायलॉग सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो वह राम और हनुमान का संबंध। चिराग पासवान हजारों दफे ये कह चुके हैं कि वे हनुमान है और नरेंद्र मोदी उनके राम है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। दरअसल चिराग पासवान अपने राम को झटका देने की तैयारी में है। जब 25 अगस्त को चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की बैठक रांची में होनी है। इस बैठक में प्रस्ताव पारित करने की तैयारी है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको बता दो कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा रामविलास की
की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 25 अगस्त को रांची में बुलाई है। यह झारखंड में चिराग पासवान की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, जब वहां से कभी उनकी पार्टी का कोई भी विधायक तक नहीं चुना गया। लेकिन चिराग पासवान की असली रणनीति कुछ और है। लोजपा सूत्र इस बैठक के पीछे की पूरी कहानी बता रहे हैं। लोजपा रामविलास के एक नेता ने बताया है कि उनकी पार्टी मौके का फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अकेले बहुमत नहीं मिला है, लिहाजा नरेंद्र मोदी दबाव में है। चिराग पासवान इस मौके को भुनाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी अभी प्रेशर में है, प्रेशर में आकर के उनकी कई डिमांड को पूरी कर सकती है। रांची की बैठक का भी मकसद यही है। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से अपने भाषण में ऐलान किया था कि वे बिहार के 12 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के वादे के मुताबिक बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है, जहां सरकार ने बम्पर बहाली के लिए एक बड़ा कदम उठा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के मुताबिक नौकरी देने के लिए राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने सभी विभागों और फिर सारे जिलों से खाली पड़े सरकारी पदों का ब्यौरा मांगा था, जब सरकार के पास पूरा ब्यौरा पहुंच गया है। अब उन पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी से लेकर के बहाली के लिए बनी दूसरी एजेंसियों को तत्काल अधिसूचना भेजने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकार से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार के अलग अलग सरकारी विभागों में 4,73,000 कर्मियों के पद खाली हैं। जब सरकार के पास सारे जिलों और फिर विभागों से जो आंकड़े पहुंचे हैं उसके मुताबिक राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में सरकारी नौकरी के कुल 16,27,000 पद स्वीकृत हैं, लेकिन कुल सरकारी सेवकों की संख्या करीब 11,54,000 ही है। इसका मतलब यह है कि करीब 4.5 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं जो कि भरने हैं। यह सरकार को मिल रही जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक खाली पड़े पद शिक्षा विभाग में है। यह शिक्षा विभाग में 2,17,000 पद खाली हुए। यह इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 65,000 पद खाली पड़े हैं। यह नीतीश कुमार बार बार जनसंख्या के अनुपात में पुलिसकर्मियों की तैनाती करने की बात करते हैं। ऐसे में 42,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली होनी है। वहीं पर ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 पद, नगर विकास विभाग में 1,948 पद, पंचायती राज विभाग में 5,551 पद, कृषि विभाग में 3,015 पद, पशु एवं मत्स्य विभाग में 4,814 पद खाली है। वहीं पर पथ निर्माण विभाग में 2,465 पद और ग्रामीण कार्य विभाग में 3,346 पद खाली है। दोस्तों, खबर मुजफ्फरपुर से सामने आई है। मुजफ्फरपुर में लव, इश्क और धोखा की एक कहानी फिर से सामने आई है, जहां पर एक युवक ने एक लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया और बाद में शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाने के बाद कुछ अश्लील वीडियो बना लिया। जय इतना ही नहीं, उस वीडियो को युवक ने अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दिया, जिसके बाद अन्य युवक भी उस अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर के युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसको लेकर के युवती ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब मामले में करीब 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को बेला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना क्षेत्र पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान गायघाट थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके के निवासी रोहन गुप्ता के रूप में हुई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यह यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख करके बात करते हुए तस्वीर हो या फिर शांति के पाठ पर आने वाली नसीहत। पीएम मोदी के कीव दौरे को दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रहा है। जब पोलैंड और फिर यूक्रेन के 2 अहम दौरे को समाप्त करके जब पीएम मोदी स्वदेश भारत लौटे तो एयरपोर्ट पर बेहद सादगी के साथ अपने विमान से उतर करके गाड़ी में बैठ करके पीएम आवास की ओर रवाना होते हुए नजर आए। गौरतलब है कि पहले जब कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा से लौटते थे तो फिर भाजपा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्री और फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते थे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड के महत्वपूर्ण दौरे से लौटे तो फिर न ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गए और न ही केंद्रीय मंत्री और न ही कोई भाजपा का कोई वरिष्ठ या फिर कनिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या बीजेपी में रिवाज बदल गया है या फिर अब पहले जैसा राज नहीं रहा। जब लोकसभा चुनाव 2024 में 400 का दम भरने वाली पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, जब सरकार भले ही बन गई हो लेकिन बैसाखी के सहारे मोदी 3.0 का कार्यकाल का आगाज हुआ है। 400 पार और फिर अपने बल पर 370 लाने का दम भरने वाली बीजेपी 250 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई तो फिर चाहने वाले समर्थकों और फिर भक्त कह रहे हैं तो चाहने वालों, समर्थकों और भक्त कहे जाने वालों के मन में भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, बुखार और अलग अलग दर्द से राहत मिलने वाली कई दवाएं अब दुकानों पर उपलब्ध नहीं होगी। जब केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि ये दवाएं अच्छी नहीं हैं और उनके इस्तेमाल से लोगों के सेहत पर खतरा पैदा हो रहा है। जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 150 से अधिक दवाओं पर बैन लगा दिया है। जब सरकार ने ट्रामाडोल, पैरासिटामोल, कैफीन और फिर टॉरिन के कॉम्बिनेशन पर भी रोक लगा दिया है। इन संयोजनों का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया गया है।
दोस्तों बिहार में 20 अगस्त से विशेष भूमि सर्वेक्षण यानी कि जमीन का सर्वे शुरू कर दिया गया है। इस भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा गांव-गांव में ग्राम सभा लगा करके लोगों को जमीन सर्वे की जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ लोगों से जमीन के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी हुई अभी हम 10 बातें आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दो कि इससे खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तो फिर देना होगा आपको जमीन सर्वे में। वहीं पर जमीन खुद खरीदी है तो फिर उसको आपको केवला की कॉपी देनी होगी। वहीं पर साथ ही साथ आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी। वहीं पर बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान फॉर्म में सही मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। वहीं पर खतियान की कॉपी, खरीद बिक्री के कागजात जैसे जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज भी आप सर्वे कर्मी को दिशा दे सकते हैं। वहीं पर दादा परदादा के नाम की जमीन है और फिर अब वो नहीं रहे तो फिर आपको उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र या फिर तारीख बतानी होगी। वहीं पर जमीन सर्वे के लिए अगर आपके पास पुरानी जमाबंदी या फिर मालगुजारी की रसीद है तो फिर उसकी जानकारी भी देनी होगी। वहीं पर अगर अदालत ने जमीन के बारे में कोई भी फैसला दिया है तो फिर उसकी कॉपी भी आपको देनी होगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं पर आपको यह भी साबित करना होगा कि आप ही जमीन के असली वारिस हैं। इसके लिए आपको वंशावली प्रमाण पत्र जमा करना होगा। वहीं पर यदि आपके पास गैर मजरूआ खास की जमीन है और फिर उसके कागजात है तो फिर आप उसकी कॉपी जमा करना करें और फिर वह जमीन आपकी ही रहेगी। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार में मौसम बिगड़ने वाला है। जब मौसम विभाग ने बिहार के 20 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, गया, नवादा, नालंदा, किशनगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी समेत 20 जिलों में जमकर के गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। जहाँ इन जिलों में 1-2 स्थान पर बिजली भी गिर सकती है। आपको बता दें कि बिहार में इस समय मानसून का सिस्टम एक्टिव है, जिसके कारण बिहार के कई जिलों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। आज बिहार के 20 जिलों में चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। दरअसल बिहार में बंगाल में बन रहे चक्रवाती संरक्षण का प्रभाव देखा जा रहा है। इसके चलते कई जिलों में भारी बारिश होने की हो सकती है। साथ ही साथ कई जगह पर तेज आंधी चल सकती है। वहीं पर वज्रपात की घटना भी हो सकती है। इसलिए खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें। दोस्तों बिहार में जमीन की रजिस्ट्री तेजी से हो रही है। इस बीच बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को लेकर के अधिकारियों को नए आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। खबर के अनुसार नए आदेशों में नीतीश सरकार ने कहा कि रजिस्ट्री से पहले अफसर स्थल का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान अधिकारियों से जाँच करेंगे कि जमीन की रजिस्ट्री में लोग टैक्स बचाने का झोल तो नहीं कर रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी की जाएगी, जाँच की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में बड़े शहरों के आसपास तेजी से जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। वहीं पर राज्य यानी कि बिहार में कई ऐसे छोटे शहर और फिर कस्बे विकसित हो रहे हैं जहां पर शहरीकरण बढ़ा है और फिर जमीन की कीमतें बढ़ी है। ऐसे में इन जगहों पर टैक्स की चोरी भी की जा रही है। दरअसल नीतीश सरकार ने जमीन खरीद बिक्री के दौरान हो रही टैक्स चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अफसरों को नया ऑर्डर दिया है। साथ ही साथ रजिस्ट्री ने से पहले स्थल का निरीक्षण करने को कहा गया है ताकि टैक्स चोरी को लेकर के जल्द से जल्द रोका जा सके। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अब छोटी जमाबंदी भी ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में अब परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से डिजिटलीकरण के दौरान छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नए सॉफ्टवेयर में क्षतिग्रस्त और फिर फटी हुई जमाबंदी को सही करके ऑनलाइन करने की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि राज्य में यानी कि बिहार में छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए NIC की मदद से सॉफ्टवेयर में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं ताकि छूटी हुई जमाबंदी की प्रक्रिया को फिर से किया जा सके और फिर इसमें आ रही बाधा को दूर किया जा सके। दोस्तों बिहार में तमाम गांव में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, जहां इसके लिए समय सीमा तय कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से कराए जा रहे जमीन सर्वे की प्रक्रिया 360 दिनों में पूरी कर ली जाएगी, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर। इसलिए सभी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जहाँ आम लोगों से 2 बार 15-15 दिनों के लिए दावा आपत्ति प्राप्त करने की समय सीमा तय की गई है। दरअसल विभाग ने ऑनलाइन आवेदन और फिर जरूरी कागजात दस्तावेज को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट का एड्रेस भी जारी कर दिया गया है। इन सभी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरी करने के बाद परिणाम प्रकाशित होगा, जब करीब 1 साल में सभी गांव के जमीन सर्वे का परिणाम प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दूं कि रैयत या फिर जमीन मालिक की अपनी जमीन का जो भी प्रमाण या फिर दस्तावेज सौंपेंगे, उनका मिलान सरकारी दस्तावेजों से किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा। अगर जमा किए गए दस्तावेजों में नाम, खेसरा, खाता संख्या समेत अन्य किसी तरीके का मिलान सरकार के पास मौजूद दस्तावेज से नहीं होगा तो फिर उसे अपलोड नहीं किया जाएगा।
दोस्तों अब बात करेंगे सेहत की। सेहत में हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे कि अगर हार्ट अटैक किसी को होते हैं तो उसका कुछ लक्षण है जो कि आते हैं और इसको पहचान करके हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में दुनिया भर में हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी से बढ़े। इसके पीछे का मुख्य कारण हमारा गलत खान पान और फिर खराब जीवन शैली है। हार्ट अटैक आने से पहले हमारे शरीर में कई तरह के लक्षण और फिर संकेत नजर आने लगते हैं, लेकिन जानकारी न होने के कारण अक्सर लोग इन्हें साधारण समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं। यदि समय पर इन लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो फिर मरीज की जान बचाई जा सकती है। हार्ट अटैक के कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो कि अक्सर रात के समय नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर रात में हार्ट अटैक के क्या लक्षण दिखाई देते। तो आपको बता दूं कि रात में सोते समय अचानक से सांस फूलना भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। ऐसा आमतौर पर गहरी नींद में सो जाने से के कुछ घंटों बाद होता है या इसके कारण व्यक्ति अचानक से सांस लेने के लिए जाग जाता है। अगर आपको भी ऐसा लक्षण नजर आता है तो फिर फौरन डॉक्टर के पास आप जाएं और संपर्क करें। वहीं पर रात में सोते समय काफी ज्यादा पसीना अगर आता है तो भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। ये पसीना अक्सर ठंडा और फिर चिपचिपा होता है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलकर के चेकअप करवाएं। वहीं पर अगर आपको रात को सोते समय अचानक सीने में दर्द, जलन या फिर भारीपन महसूस हो तो फिर इसे भूल कर भी नजरअंदाज ना करें। यह हार्ट अटैक की ओर इशारा कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं पर रात में उल्टी और फिर मतली जैसे लक्षण महसूस होना भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। कई बार लोग इसे सामान्य पेट की समस्या समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का संकेत हो सकता है। अगर आपको भी रोजाना ऐसा महसूस होता है तो फिर अपने हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आपको केवल रात में सोते समय काफी तेज खांसी होती है तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में कुछ लोगों के मुंह से झागदार या फिर गुलाबी रंग का बलगम भी निकल सकता है। अगर आपको भी इस तरीके के लक्षण नजर आ रहे हैं तो फिर डॉक्टर से मिलकर के चेकअप जरूर करवाएं। दोस्तों राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज अभियान को एक राजनीतिक पार्टी में बदल रहे हैं, जिसका उद्देश्य किसी खास वोटिंग ब्लॉक से जुड़ाव से बचना है। जब नई पार्टी का आधिकारिक गठन 2 अक्टूबर को बिहार में किया जाएगा, गांधी जयंती के दिन, और इसमें 25 सदस्यों वाली एक नई केंद्रीय समिति होगी। इस समिति में विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात होंगे। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने हाल ही में अलग अलग समुदाय की जनसंख्या निर्धारित करने के लिए जातीय सर्वेक्षण कराया। उस डेटा को दर्शाते हुए जन स्वराज प्रतिनिधियों ने समान प्रतिनिधित्व के बारे में अपने पहले के बयान को संशोधित किया है। अब वो ये पुष्टि करते हैं कि प्रत्येक सामाजिक समूह को उनकी जनगणना जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिलेगा। केंद्रीय समिति में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, अनुसूचित जाति और फिर अल्पसंख्यकों के सदस्य शामिल होंगे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य पार्टी के ढांचे में सभी समुदाय के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वे नेतृत्व समूह में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बिहार भर में अपनी पदयात्रा जारी रखें। वे चाहते हैं कि 2025 के अंत में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाए। कम से कम 5000 दर्शकों वाला कोई भी संस्थापक सदस्य केंद्रीय समिति का सदस्य बनने के लिए चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। दोस्तों बिहार का मौसम बदला है। जब मौसम विभाग ने आकाश से बिजली गिरने की संभावना देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम बिगड़ने के बाद वज्रपात की चपेट में आकर के इस बरसात बिहार में कई लोगों की जान गई है। गया जिले में शनिवार को अलग अलग जगहों पर वज्रपात से 3 लोगों की जान गई है। मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है। वहीं पर रविवार और सोमवार को भी कई जिलों में ठनका गिरने की संभावना है, जिसे लेकर के लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। आपको बता दूं कि गया जिले में शनिवार को अलग अलग जगहों पर वज्रपात से 3 लोगों की जान गई है। जब पहली घटना इमामगंज नगर पंचायत के गुदिया गांव की है, जहां मवेशी चरा रहे एक युवक और फिर किशोरी की जान चली गई वज्रपात गिरने की वजह से। ग्रामीणों द्वारा लोगों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इमामगंज लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोस्तों देश में इन दिनों मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लेकर के बहस शुरू हुई है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए लाए गए बिल पर सियासत जारी है। जब बिहार में आरजेडी और फिर जेडीयू दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर मुसलमानों के साथ खड़े रहने का दावा कर रही है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं और फिर खुद को मुसलमान का हितैषी बताने की कोशिश करने लगते हैं। इस बीच आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया है। इसराइल मंसूरी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तुलना आरएसएस से कर दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके लिखा है
है कि सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने हमेशा से मुसलमानों के साथ आरएसएस वाली चाल चली है। सीए, एनआरसी और फिर अब वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार बेनकाब हो गए हैं। इसराइल मंसूरी ने आगे लिखा है कि इनके सबसे करीबी ललन सिंह संसद में गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे थे और फिर उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता अब सियासी नौटंकी का खेल खेल रहे हैं। जी हुजूरी करने वाले नेताओं की गैरत खत्म हो चुकी है। ये जनता है, सब जानती है, सबक सिखाने के लिए तैयार है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को ऐलान कर दिया है कि शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से अधिक पदों की नियुक्ति होने वाली है। एक बार फिर से बिहार में नौकरी की बहार आने वाली है। शिक्षा विभाग फिर से बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने वाली है। इन पदों की अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। इस नियुक्ति में स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक आदि की बहाली की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विधायकों और फिर विधान परिषद से ऐसे 10-10 सरकारी स्कूलों की सूची मांगी गई है जिनकी हालात जर्जर हैं। जब इन स्कूलों को राज्य सरकार फिर से मरम्मत कराएगी और उनका जीर्णोद्धार करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर तो काम शुरू भी कर दिया गया है। मदरसों में सिलेबस से जुड़े हुए विवाद भी मंत्री जी ने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर सुधार के उपाय किए जाएंगे। दोस्तों, बिहार में 38 जिलों के किसानों को 50,000 अनुदान दिया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार किसानों को ये अनुदान मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत अंजीर की खेती के लिए दे रही है। इसका लाभ लेकर के किसान अंजीर की खेती कर सकते हैं। खबर के अनुसार सरकार ने प्रति हेक्टेयर अंजीर की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष यानी कि पहला साल 30,000 रुपए, द्वितीय साल 10,000 तथा तृतीय वर्ष 10,000 रुपए देने का फैसला किया है। जब किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ तथा अधिकतम 10 एकड़ तक लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना में आवेदन करने वाले किसानों को नियम अनुसार सहायता अनुदान यानी कि डीबीटी कार्यक्रम के तहत सीएफएमएस द्वारा भुगतान किया जाएगा। यह किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बिहार में अब दियारा और फिर बाढ़ग्रस्त इलाके में शिक्षकों और फिर छात्रों के स्कूल आने जाने के लिए सरकारी नावों की व्यवस्था होगी। यह शिक्षा विभाग ने शनिवार को दिए गए एक अहम निर्देश में सभी डीएम को कहा कि स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और फिर छात्रों को स्कूल आने जाने के लिए जहां नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है वहां सरकारी नाव की व्यवस्था की जाए। जब पटना के निकट दानापुर में शुक्रवार को नाव से गिरने के कारण एक सरकारी स्कूल के शिक्षक के गंगा नदी में डूब जाने की घटना को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया। शिक्षा विभाग ने माना है कि नाव समय पर नहीं मिलने की स्थिति में शिक्षकों और फिर छात्रों को अनेक प्रकार की कठिनाइयां हो रही है। जब उस परेशानी को देखते हुए उनके द्वारा आवागमन के लिए शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। भ्रष्टाचार पर बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, हमने किस चीज का भ्रष्टाचार किया वे लोग बताए ना। जब 17 साल से बैठे हो आप लोगों को पता नहीं है कि हमने क्या भ्रष्टाचार किया है। जब पहले ये तो बता दे, जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, उनको ये लोग संरक्षण देते हैं। जब इन लोगों का संरक्षण मिलता है अपराधी और भ्रष्टाचारी पर। आपको बता दूं कि दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि मंदिरों में आकर के तेजस्वी यादव कसम खाए कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। या इसके बाद पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से ये सवाल किया तो उन्होंने भाजपा को सीधे चुनौती दे दी और पूछा है कि आप बता दो मेरा कब और क्या भ्रष्टाचार किया है हमने। पटना में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में चुनिंदा मंत्री है, उनका सुरक्षा बढ़ाया जा रहा है। मंत्री श्रवण कुमार को सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? जब मंत्री रत्नेश सदा को सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? मंत्री जमा खान को सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से मंत्री को सुरक्षा दी जा रही है इससे साबित हो गया है कि मंत्री भी बिहार में सुरक्षित नहीं है और इससे साबित हो गया है कि कानून व्यवस्था खराब है। जो भाजपा के सामने झुकेगा उसे G+ सुरक्षा मिलेगा, उसे मंत्री बना दिया जाएगा, उसे आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के लाल आर्यन वैद्य ने नीट पीजी परीक्षा पास करके किशनगंज का नाम रोशन किया है। ये किशनगंज के रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि नीट पीजी परीक्षा एक कठिन परीक्षा होती है और इस परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और किशनगंज के लाल आर्यन वैद्य ने ये कर दिखाया है। साथ ही साथ आर्यन वैद्य को इसका फल भी मिला है, जहाँ 621वां रैंक ला करके अपने माता पिता सहित जिले का नाम
रोशन किया है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के धर्मशाला रोड निवासी आर्यन वैद ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 621वां ला करके पूरे जिले का नाम रोशन किया है। किशनगंज शहर के जाने माने हड्डी रोग चिकित्सक डॉक्टर रजदीप नौ एवं सुनीता वैद के पुत्र आर्यन वैद की सफलता पर परिवार और फिर समाज में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि पहली बार में ही MBBS कंप्लीट करके मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लिया था। आपको ये भी बता दूं कि आर्यन वैद की स्कूली परीक्षा बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई है। उनकी सफलता पर राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित शिक्षिका कुमारी गुड्डी सहित जिला के बुद्धिजीवी समाज सेवियों ने बधाई दी है। इस सफलता पर इससे उन्हें जानने वालों में खुशी का माहौल है। आर्यन के पिता हृदय रामायण वैद एवं माता इंदु रानी समेत पूरा परिवार खुश है और खुशी का माहौल है। जहां आर्यन वैद ने पहले प्रयास में ही आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया। आर्यन की सफलता पर बहन डॉक्टर सागरिका वैद, जीजा शुभम मोहन का समेत अन्य लोगों ने शुभकामनाएं दी है। आपको बता दूं कि जिन भी परीक्षार्थियों को नीट PG 2024 के रिजल्ट का इंतजार था, उनका ये इंतजार अब खत्म हो गया है। जहां नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने नीट परीक्षा 2024 परीक्षा की नतीजों को घोषित कर दिया है। अगर आप भी उन परीक्षार्थियों में से एक है जिन्होंने परीक्षा दिया था और फिर रिजल्ट का इंतजार था, तो फिर आप NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर के इन नतीजों को देख सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि नीट परीक्षा 2024 की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत स्कोर कार्ड को 30 अगस्त 2024 तक इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षा के नतीजों को घोषित करने के साथ NBEMS ने कहा कि सभी प्रश्नों के उत्तर की जांच विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञों द्वारा कराया गया है और फिर इस दौरान किसी भी प्रश्न को तकनीकी रूप से गलत नहीं पाया गया है। अगर किसी भी अभ्यर्थियों को रिजल्ट को लेकर के कोई भी समस्या है तो फिर वे 01145593000 पर संपर्क करके अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे किशनगंज के छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर अन्य प्रदेश जाते हैं। जब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर इसलिए जाते हैं क्योंकि घर गरीबों से बीत रहा है। घर वाले की गरीबी देख करके मजबूरन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और फिर रोजगार के लिए अपने घर परिवार जिला राज्य छोड़ करके सालों साल दूसरे जगह जिंदगी बिताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं अभी ये बात क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि हाल फिलहाल ही किशनगंज में यानी कि आज ही किशनगंज में 2 संस्थान ने मिलकर के कुछ बच्चों को किशनगंज रेलवे स्टेशन से पकड़ा है, जो कि बाल मजदूरी करने के लिए बेंगलुरु केरला जा रहे थे। दरअसल बात यह है कि किशनगंज में बाल श्रमिक और फिर बाल तस्करी के खिलाफ काम कर रही जन निर्माण केंद्र और फिर चाइल्ड लाइन की टीम ने मिलकर के बच्चों को रेस्क्यू किया है। जब रेल थाना और फिर रेलवे पुलिस बल के सहयोग से शनिवार की शाम रेलवे स्टेशन किशनगंज में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 7 बच्चे मिले जिनकी उम्र 14 साल से कम है। इन दोनों संस्थान की टीम की नजर उन सभी बच्चों पर पड़ी जो कि संदिग्ध अवस्था में बैठे थे। जब सभी बच्चों से जब पूछताछ की गई तो पता चला है कि बेंगलुरु और फिर केरल मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। जो व्यक्ति उनको बहला फुसला करके लाया था वे वहां से भाग गए। संयुक्त टीम ने सभी बच्चों को अपने संरक्षण में लिया। जब बाल कल्याण समिति किशनगंज के सामने प्रस्तुत किया। जब बाल कल्याण समिति किशनगंज ने मामले को गंभीरता से लेकर के तुरंत इसे बाल गृह कटिहार में भेज दिया। सभी बच्चों के घर की सामाजिक जांच रिपोर्ट मांगी गई है। ये अपडेट बस तक। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। KDB लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को दिया जाता है। इसमें 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपके समय की बचत होती है। और इस ऐप में किशनगंज, रड़िया, पूर्णिया, कटिहार समेत बिहार की खबरें दी जाती है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए KDB लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।